गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी। हिंदी हिंदी का एक दूसरा भाग है। मतलब कहें कि हिंदी को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे, हमारे रंजीत स्टडी वर्ल्ड को पहली बार आ रहे हैं इस पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको हम बता रहे हैं कि आज हिंदी भाषा को मैंने दो बार पहले इसका वीडियो बना चुका हूँ। इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में क्या पढ़ना है आपको, शिक्षण पढ़ना है, और पार्ट 2 में व्याकरण पढ़ना है। दोस्तों, ये सीटेट का सिलेबस है, सीटेट के हिसाब से चला जा रहा है। लेकिन व्याकरण क्या आपको हर जगह काम आ जाएगा, सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, व्याकरण तो हर जगह आना है। केवल शिक्षण जो है केवल सीटेट में आता है, बाकी जगह नहीं आता है। तो पार्ट 1 में मैंने शिक्षण पढ़ाया हुआ है, दो वीडियो उसको देख लीजिएगा। और आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 व्याकरण का आज पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर इसमें। और पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम समझते हुए चलेंगे, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सभी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, सभी लोग आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं वर्णमाला क्या होता है। तो हिंदी वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, विकल्प में दे देगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो 4 ऑप्शन बना देगा। केवल समूह को कहते हैं, वर्ण को कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह, वर्ण क्या होता है, हिंदी में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं। आप लोग पढ़ते भी आए हैं कक्षा नर्सरी से ही, जो अ से ज्ञ तक होता है, यही क्या होता है, वर्ण होते हैं, या वर्णमाला आप लोग पढ़ते आए हैं। इसमें अलग अलग नाम दे दिया गया है थोड़ा। अब आप लोग नर्सरी में तो है नहीं, तो आपका क्या क्या हो गया है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई लेवल हो गया है, बाकी है चीज़ तो वही। तो आप हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर 11 और व्यंजन 33, 33 11 कितना हो जाएगा, 44। 44 और 4 क्या होते हैं, अंत अस्त व्यंजन 48, और 4 उष्म व्यंजन हो गए 52। आपको भी बताया जाएगा, सब आगे आएगा, लेकिन हम आपको काउंटिंग करके बता दे रहे हैं, इतने होते हैं 52 वर्ड। आगे चलते हैं। अब वर्ड क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड क्या होता है, वर्ड को समझेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। जैसे हम बोल रहे हैं क, तो हम ध्वनि में बोल रहे हैं, तो भाषा की छोटी इकाई क्या हो जाएगा, बोलना क्या है, ध्वनि है, तो भाषा की छोटी इकाई ध्वनि हो गया। और उसको लिख दिया जाए, मतलब लिखित रूप में लिख दिया जाए क, तो क्या हो जाएगा, क वर्ड हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्णों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वर्ड क्या हो गया, क ख ग, ये सब क्या है, अगर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। और उसी को बोला जाए, जैसे हम बोल रहे हैं क ध्वनि के रूप में बोल रहे हैं, तो क्या है, ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और उसी को लिख दिया जाए तो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। नोट में वही लिखा है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। मैंने अभी बताया उच्चारण की दृष्टि से क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब क्या है, ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। हम बोल रहे हैं क, तो क्या हो गया, ध्वनि क क्या हो गया, छोटी इकाई, और वही लिख दिए क ख, ये क्या लिखित रूप में हो गया, तो क्या बोलेंगे, इसको वर्ड बोलेंगे। और छोटी इकाई भाषा का ध्वनि है, बोलना। आगे चलते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। अभी मैंने ऊपर बताया है स्वर और व्यंजन, वही नीचे बता रहे हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अभी आगे आएगा कौन कौन स्वर होते हैं, कौन कौन व्यंजन होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, 11 और 33। अब स्वर के भी भेद होते हैं और व्यंजन के भी भेद होते हैं, तो सबको बारी बारी पढ़ना है। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर पूछता है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप कितना बताएंगे, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और दूसरा जो है वर्ड व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ये भेद आप तीनों आप ऐसे ही याद कर लेंगे। दोस्तों, आप एक अच्छी सी नोटबुक बनाइएगा और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख लीजिएगा और पढ़िएगा। देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे
चाहे डीएलएड, बीटीसी, चाहे हाई स्कूल, यूपी बोर्ड जो भी हो, सब में यही रहेगा, कहीं चेंज नहीं होता। थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई लेवल हो जाता है, बाकी चीज़ें यही रहती हैं। तो आप स्वर बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आएगा टॉपिक स्वर। स्वर होता क्या है, स्वर कहते हैं किसे हैं। भेद तो आप जान रहे हैं 3 होते हैं, सबको डिटेल में पढ़ना है बारी बारी। अब स्वर होता क्या है, तो आप बताएंगे जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अन्य वर्ण की क्या है, सहायता न लेना पड़े, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्वर किसे कहते हैं, अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, मतलब स्वतंत्र रूप से स्वर यूज होते हैं। ये भी पूछ होता है स्वतंत्र रूप से कौन सा वर्ड प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे स्वर। स्वतंत्र रूप से स्वर वर्ड, स्वतंत्र मतलब क्या होता है, बिना किसी की सहायता से। तो क्या हो गया, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेना पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लिया जाता है। जैसे उदाहरण में लिखा गया है अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हैं, स्वर हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। आप काउंट करेंगे तो 11 हो जाएंगे। स्वर कितने होते हैं, 11। अब इसको 3 भेदों में बांट दिया गया। स्वर को 3 भेदों में बांट दिया गया। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, मैंने ऊपर बताया हुआ है। अब उसका डिस्क्रिप्शन या मतलब व्याख्या कर रहे हैं। तो आप स्वर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, जिस वर्णों के उच्चारण स्थान में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। या स्वर वर्ण क्या होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, किसी का सहायता नहीं लिया जाता है, तो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे बता देंगे आप अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, 11 होते हैं स्वर वर्ण। अब स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अभी मैंने बताया। अब पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर होता क्या है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोस्तों, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, नाम ही पता चला ह्रस्व। ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा होता है। ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा। ह्रस्व मतलब छोटा होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, छोटा है, नाम से पता चल रहा है ह्रस्व मतलब छोटा, तो छोटा है तो कम समय लगेगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, रू। अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। पूछता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4 होते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ, री, ऐसे ही ऑप्शन बना के पूछता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4 होते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्या, ह्रस्व स्वर अभी बताया बहुत कम समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर का दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा है। बड़ा है तो उसका समय दुगुना लगेगा, ह्रस्व क्या होगा, दुगुना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। आप वर्ड से ही पकड़ लेंगे, दीर्घ मतलब क्या है, बड़ा है तो क्या 2 गुना समय लगेगा। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। आ, ई, इसको बोलते हैं दीर्घ ई। दीर्घ ई बोलेंगे। दीर्घ उ, ए, दीर्घ ऐ, ओ और औ, ये क्या हो गए हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। आप काउंट कर लेंगे तो आ जाएंगे 7। तो आप ऐसे विकल्प बना के बोल देगा कि दीर्घ स्वर हैं, अब 4 ऑप्शन बना देगा, अ, ई, उ, आ, तो क्या बताएंगे आप, आ। दीर्घ स्वर क्या है, आ। ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है। आई होप कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आएंगे। अब तीसरा पॉइंट है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या आता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ में 2 गुना और प्लुत में क्या हो जाएगा, 3 गुना। वैसे बढ़ते क्रम में चले जाएंगे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। प्लुत में क्या हो जाएगा, 3 गुना। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में 2 गुना समय लगता है और प्लुत में 3 गुना अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी का गिनती का 3 अंक लिखा जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है, हिंदी के गिनती का अंक 3, ये 3 लिखा रहेगा तो आप पकड़ लेंगे। जैसे ओम, रोम, भैया, इसमें क्या है, हिंदी का क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो मैंने इसको आपको समझने के लिए बता दिया है, हिंदी का 3 लिखा रहता है। आप देखेंगे पूछ देगा ओम में कौन सा स्वर है, ऐसे ओम लिखा है तो आपसे पूछ सकता है ओम में कौन सा स्वर है, रोम में कौन सा स्वर है, भैया में कौन सा स्वर है, तो आप बता देंगे
प्लुत स्वर है। आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व में बहुत कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। और दीर्घ क्या होता है? ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, आप बता देंगे 7 होते हैं। और प्लुत क्या होता है? ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब ह्रस्व खत्म हो गया है, अब क्या है? स्वर खत्म हो गया है, अब क्या है? व्यंजन। मैंने बताया था कि 2 हेडिंग है आपका वर्णमाला में। वर्णमाला 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर आपको बता दिया गया। अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ना है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुक कर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, आपको इतना बड़ा परिभाषा याद नहीं हो रहा था, इसका कोई बात नहीं, इतना मत याद करिए। बस आप ये याद करिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आप परिभाषा ऐसे याद कर लेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं, और 33 होते हैं। अभी आगे आएगा कौन कौन से होते हैं, आपको 33 बताए जाएंगे। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, मैंने ऊपर बताया था। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 25, अभी आपको बताया जाएगा आगे। और ये अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। आप तीनों काउंट कर लेंगे, आपका आ जाएगा 33। तो आप बताएंगे व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। और व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे चलते हैं, अब एक एक को पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है, ऊष्म क्या होता है। अब स्पर्श शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों, ओठों लिखा जाएगा यहाँ पर, ओठों हो गया है, ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आप बताएंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, बस पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अभी बताएंगे आपको। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 25 होते हैं, क से म तक। पहले व्यंजन का परिभाषा मैंने बताया। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। उसमें से पहला मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, क से म तक। इसको 5 भागों में बांटा गया। जैसे मैंने ग्राफ बनाया है, आप भी ऐसे ही बनाइएगा, क से म तक। अब इसमें देखिए, क से म तक, क ख ग घ अंग, ये कितने हो गए? 5 हो गए। च छ ज झ इ, ये कितने हो गए? 5 हो गए। ट ठ ड ढ अड़, ये कितने हो गए? 5 हो गए। और ये त थ द ध न, ये कितने हो गए? ये भी कितने हो गए? 5 हो गए। और प फ ब भ म, ये कितने हो गए? 5। अब काउंट कर लीजिए, 5 5 10 15 20 5 25, 25 हो गए ना। आप काउंट करेंगे तो 25 आ जाएंगे। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसको बोला जाता है, क से म तक जितने वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं अंतस्थ। आप देख लेंगे, क से म तक आएगा, क से स्टार्ट करेंगे, म तक खत्म हो जाएगा, क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। इसको याद करने का तरीका हम बता दें, बोलते हैं कुचू टुतुपू। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? कुचू, कुचू टुतुपू। याद करने का एक तरीका है, कुचू टुतुपू। इसको ट्रिक कर लेंगे, कुचू टुतुपू बोलते हैं, क से म तक। इसको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। और दोस्तों, मैंने ये लिखा हुआ, आगे टॉपिक है एक, उच्चारण स्थान पढ़ाया जाएगा आपको अलग से, लेकिन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि बाद में समझाना न रहे। ग्राफ जब बन गया था आपको ट्रिक बता दें। जैसे मैंने लिखा KTM 2, KTM 2, देखते ही होंगे आप लोग कि लड़के क्या होते हैं, KTM लेकर चलते हैं, जो छपरी निब्बा निब्बी होते हैं, आप सभी लोग देखे होंगे या आपके अगल बगल मिल जाएंगे। उन लोग KTM लेकर घूमते हैं। तो आप, मैंने उसी से ट्रिक बना दिया है, आपको ट्रिक आसानी से आ जाएगा। KTM 2। अब KTM 2 है क्या? के से क्या होता है? कंठ। अभी आगे लिखा हुआ है मैंने, के से क्या होता है? कंठ। ऊपर भी लिखा हुआ है कंठ। टी से कंठ तालु, और म से, यम से मूर्धा, मूर्धा। और डी से दंत, जगह दोस्तों कम पड़ रहा, ऊपर लिख रहा हूँ, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ कर लेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे KTM 2 क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब ये होते क्या हैं, आगे मैं बता रहा हूँ, समझ में आएगा। क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। यहाँ पर देखिए, क वर्ग क्या है? क वर्ग, क ख ग घ अंग, ये क्या है? क वर्ग है, इसको बोलते हैं क वर्ग। इसको लिख लेंगे, नहीं पता तो आपको बोलते हैं क वर्ग।
जो क ख ग घ अंग है इसको बोलते हैं क वर्ग, और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। कंठ क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान। मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है, क ख ग घ अंग, उसके आगे के किया था मतलब कंठ। अब च छ ज झ इ, इसको बोलते हैं च वर्ग, इसको बोलते हैं च वर्ग, च वर्ग। और इसका क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? च वर्ग का तालु। आगे टी लिखा हुआ था मतलब टी से तालु। आगे देखेंगे ट ठ ड ढ अड़, इसको बोलेंगे ट वर्ग, ट से टमाटर वाला ट वर्ग, वर्ग बोलेंगे वर्ग, ट वर्ग। तो ट ठ ड ढ अड़, ये ट वर्ग में आएंगे। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आप बताएंगे? यह म से मूर्धा, म से मूर्धा। आगे त थ द ध न, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे त वर्ग, त से तरबूज, त वर्ग। अब पूछ देगा त वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप बताएंगे त थ द ध न। और इसका उच्चारण स्थान पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? दंत, दंत। अब आगे देखिए प फ ब भ म, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प वर्ग, प से पतंग, प वर्ग। और इसमें पूछ देगा क्वेश्चन में प वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप बताएंगे प फ ब भ म। और इसका उच्चारण स्थान पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? ओष्ठ, ओष्ठ क्या बताएंगे इसका उच्चारण स्थान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने उसको लिख भी दिया है, क वर्ग, क वर्ग में क्या आएगा, क्या क्या आएगा? क ख ग घ अंग आएगा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। च वर्ग में क्या आएगा? च छ ज झ इ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। अब त वर्ग त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। प वर्ग प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ या बोलते हैं ओठ। आई होप कि ये ग्राफ भी समझ में आया होगा और वर्ग भी समझ में आया होगा, और क्या है ये ट्रिक भी समझ में आया होगा, आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ग्राफ बनाइएगा और 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से आ जाएगा? क ख ग अंगा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। च वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? च छ ज झ इ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। ट वर्ग में क्या क्या आएगा? ट ठ ड ढ अड़ा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। और त वर्ग में, तरबूज वर्ग में त थ द ध न, इसमें उच्चारण स्थान इसका पूछेगा तो दंत। और प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओठ। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है और कलर से बनाया हुआ है। आप इसको ऐसे ही बनाएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। पूछेगा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक होते हैं। और इसका उच्चारण स्थान पूछेगा तो आप बता देंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आई होप कि ये समझ में आया होगा। मैंने इसको डीप में इसको लिख भी दिया है, आपको ग्राफ से बता भी दिया है, तो आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ देख लेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा ये था स्पर्श व्यंजन। मैंने बताया व्यंजन के 3 भेद हैं। अभी ऊपर मैंने बताया स्पर्श व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला आप स्पर्श व्यंजन देख चुके हैं, अब दूसरा देखेंगे क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के मध्य क्या होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य क्या जो भाग होता है, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं उसको अंतस्थ। स्वर और व्यंजन के मध्य का भाग। आप ऐसे ही याद करेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं? य र ल व, 4 होते हैं। क्वेश्चन पूछता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे 4 होती है। कौन कौन से? य र ल व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका डीएल हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है अंतस्थ व्यंजन। आगे चलते हैं। तीसरा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा जैसा नाम ही पता चल रहा है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब क्या होता है? ऊष्म मतलब क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, जब टकराएगा तो क्या होगा? गर्मी या ऊष्म जैसा पैदा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। जैसा नाम है वैसा काम है। ऊष्म व्यंजन मतलब ऊष्मा मतलब गर्मी। जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराएगी तो क्या होगा? गर्मी पैदा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। ये भी पूछता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या आप बताएंगे 4 होती है। कौन कौन से? स स ह,
आपको ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब ये विकल्प में आएगा, विकल्प चेंज कर देगा, समझ में नहीं आएगा। तो आप ऐसे ही रेड कलर से लिखिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे आपका अंतस्थ पूछे चाहे आपका ऊष्म पूछे, क्योंकि स्पर्श व्यंजन सभी लोग रटे रहते हैं। क से म तक आता है, तो क से म तक लिख लेंगे तो सभी लोग जान जाएंगे उसमें यही होता है। तो आप क्या बताएंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर उसमें या गर्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आप चारों बता देंगे। आगे चलते हैं, अयोगवा। आप देखिए, मैंने आपको स्वर भी खत्म कर दिया और व्यंजन भी खत्म कर दिया। आगे चलते हैं, व्यंजन व्यंजन नहीं, स्वर और व्यंजन खत्म हो गया। अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा चलेंगे आगे। एक मिनट दोस्तों, अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन मैंने दोनों टॉपिक खत्म कर दिया। आगे अगला टॉपिक अयोगवा। अयोगवा का अर्थ है अ के योग से जो अर्थ वहन करे। अयोगवा का क्या मतलब होता है? जो अ के योग से वो अर्थ वहन करे। ये नहीं समझ में आ रहा था, आप देखिएगा, अभी आगे समझ में आएगा। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह अयोगवा कहलाते हैं। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। जैसे अंगार, प्रातः, अंधेरा, यही अयोगवा हैं। 3 अभी बताया जाएगा आपको, जिसमें इसको बोलते हैं बिंदी, अब बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं क्या? कालन या विसर्ग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु बोलते हैं। अभी आगे आएगा, समझ में आएगा आपको अयोगवा के कितने भेद होते हैं। अयोगवा के 3 भेद होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अब पूछेगा अयोगवा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 3, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ये होते क्या हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। अयोगवा क्या होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग क्या होते हैं, आप डिटेल में देखिएगा। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, जैसे हंस, कंस आदि। जहाँ बिंदी लग गया, कोई भी वर्ड हो, पंख हो गया, पंख पूछ देगा इसमें अनुस्वार है कि विसर्ग है कि अनुनासिक है। तो आप क्या बताएंगे? जब बिंदी देखेंगे तो क्या बताएंगे? अनुस्वार बताएंगे। आगे चलते हैं, विसर्ग। विसर्ग क्या क्या होता है? चिन्ह होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, इसको बोलते हैं कॉलन, 2 बिंदी लगा रहता है, इसको बोलते हैं कॉलन या विसर्ग। तो विसर्ग का चिन्ह होता है, जैसे प्रातः, नमः, अंतः, ये सब क्या है? विसर्ग हैं। पूछ देगा आपसे, जैसे प्रातः, प्रातः लिखा है तो क्या है इसमें? डबल कॉलन या विसर्ग क्या है? तो आप बताएंगे ये क्या है? विसर्ग है। पूछता है इसमें अनुस्वार है कि विसर्ग है कि अनुनासिक है। प्रातः में क्या है? प्रातः में कौन सा अयोगवा है? अयोगवा कौन सा है? अनुस्वार है कि विसर्ग है कि अनुनासिक है? तो आप बताएंगे विसर्ग। जहाँ विसर्ग लग गया क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तीसरा जो है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, दोस्तों थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसको ऐसे कर लेंगे, आँख, गाँव, इसके ऊपर चंद्र बिंदु जैसा लगता है, बना लेंगे सांप। ऐसे आँख, गाँव, सांप, ये सब क्या है? अनुनासिक के उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण पूछता है आपको। आँख, आँख में कौन सा अयोगवा है? आपको 4 ऑप्शन बना देगा, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? अनुनासिक। 3 होते हैं अयोगवा, आप देख लेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 3 अयोगवा होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार में किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर बिंदी लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग, विसर्ग लगा होता है उसको बोलते हैं विसर्ग, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसे बोलते हैं अनुनासिक। आई होप कि आपको अयोगवा अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट और बचा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त कहते हैं। संयुक्त मतलब सभी लोग जानते हैं, संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस प्रश्न ये भी पूछता है, तीनों में से कोई एक प्रश्न पूछेगा, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त। तो संयुक्त की संख्या कितनी होती है? आप बताएंगे 4। अब कौन कौन सी होती हैं इसको भी आप लोग देखिए, 4 कौन कौन सी होती हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या होता है? आपके संयुक्त होते हैं, यही आपके संयुक्त होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब इसमें मैंने जैसे लिखा है, क प्लस स के योग से 6 बनते हैं। अभी मैंने बोला 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से क्या बनते हैं? संयुक्त बनते हैं। तो 2 अलग अलग व्यंजन कौन कौन से हैं? क और प्लस स, जिससे बना है 6। प्रश्न में पूछता है आपको, ऐसे विकल्प बना देगा, क प्लस स, 6 किससे बनता है? किस 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? आपको 4 ऑप्शन बना देगा, ऐसे ही क, स, त, र, ज, य, स, र। आपको पता रहेगा क प्लस स से क्या बनता है? 6 बनता है। अगला है त्र। त्र किनके योग से बनता है? त प्लस र। ज्ञ किसके योग से बनता है? ज्ञ, आप बताएंगे ज प्लस इ।
और स्र किसके योग से बनता है, आप बताएंगे स प्लस र। ऐसे विकल्प में पूछता है, जैसे मैंने क के ऊपर क के नीचे हलंत लगाया है, ये भी अनिवार्य है। अगर हलंत नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, आप हलंत देख लेंगे कि ऐसे विकल्प में ऐसा विकल्प आपको बना देगा कि आप कंफ्यूज जाएंगे। क प्लस स लिख देगा, बराबर 6 कर देगा। और तर ये भी 4 ऑप्शन बना देंगे। पूछेगा 6 किन वर्डों से मिलकर बना है, तो आप यहाँ पर एक और विकल्प देगा क प्लस स जिसमें हलंत लगा रहता है। अब क्या करेंगे, हलंत वाले को सही करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, हलंत रहेगा सब में पहले वर्ड में। तो क प्लस स बराबर 6, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस यहाँ बराबर ज्ञ, स प्लस र बराबर स्र। आई होप कि आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी वर्णमाला में अभी और बचा हुआ है, अगले लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। आप दोनों वीडियो को साथ में देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आपको समझ में आएगा। तो वर्णमाला में बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वर्णमाला संबंधित तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर आप मैसेज करिए, या इसी के इनबॉक्स में मैसेज करिए, कमेंट करिए, बताइए कौन सा मतलब कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कमेंट करिए, हम उसका उत्तर तुरंत देंगे। आप और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से तैयार हुआ है, आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।